हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आ गए हैं हम हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट टू। इसके पहले पार्ट वन था जिसमें एक टॉपिक खत्म कर दिया गया था जिसका नाम था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, और उसमें कुछ टॉपिक्स थे और उसमें हमने पढ़ा राजा की कहानी मेरी जुबानी। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसके पहले का पार्ट हमने पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करते हैं आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन से शुरू का। लुईस एक्सबीआई सोच रहे थे, मतलब लुईस 16 सोच रहे थे टैक्स बढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि खजाना मतलब कि पैसा वहां पे कम था। ठीक है, खजाना जब बढ़ाना था तो उसके लिए एक मीटिंग बुलाना पड़ता था। अब मीटिंग बुलाता था तो लास्ट टाइम 1640 में मीटिंग बुलाया गया था, उसके बाद 1789 में बुलाया गया। तो उस समय स्टेट जनरल मतलब कि हर एक से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता था, वहां पे आके ये लोग बैठक करता था लोग। तो इस बार थर्ड स्टेट वाला लोग बोला नहीं, इस बार इस तरीका से नहीं होगा वोटिंग। होता क्या था कि फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट, यानी कि दो वोट ही लोग का हो गया, थर्ड स्टेट का एक वोट, दो इसी तरह ये लोग जीत जा रहा है। वो लोग बोला हर एक आदमी का अपना वोट, एक आदमी एक अधिकार, वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद से दो आदमी आए उस टाइम पे जन्म लेकर के, जिनका नाम था मीरूबाई एबेसियस। इन्होंने बोला कि हम लीड करेंगे आपको और एक कामयाबी भी पहुंचाएंगे। तो जब नेशनल असेंबली उस सॉरी वर्साइल में बिजी थी ये वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उसी समय होता क्या है कि उस समय ठंड का मौसम था और क्या हुआ था कि फसल अच्छी नहीं हुई थी। उसी समय राजा साहब को चुल्ल मची, भेज दिए सैनिकों के जाओ घूमो शहर में। तो हमने फर्स्ट में बताया था आपको कि हुआ क्या कि 14 जुलाई 1789 को जब यहाँ पे ये लोग निकल गए, केवल क्राउडेड, ठीक है ना। तो वो होता क्या है, कंट्री साइड में रूमर, अफवाह, रूमर का मतलब अफवाह होता है कि राजा ने क्या बोला है, ठीक है, कि आओ मतलब कि यहाँ पे इसको मतलब ये करने के लिए क्या बोलते हैं उसको। तो राजा ने मतलब बोला है सिपाहियों को कि कंट्री साइड में मतलब इधर आके मारो। तो उस टाइम पे लोग क्या किया, उस टाइम पे लोग अपना ग्रुप बनाया और गया लोग बेस्टाइल पे हमला किया, लोग बेस्टाइल में हमला किया लोग। तो तकरीबन सारे कैदी रिलीज हो गए और एक कमांडर भी मारा गया। अब कंट्री साइड में रूमर वैसे फैला क्या था, तो रूमर फैला ये था विलेज से विलेज तक कि जो लॉर्ड है मन्नार के, वो मन्नार ये क्या होता है, तो एक स्टेट था ये भी, जो कि लॉर्ड लैंड और उनके मिशन को रखता था। ठीक है, वो लोग क्या किए हैं कि बैंड और ब्रिगेडियंस, जो कि मतलब कि अब मैंने क्या कहते हो, बैंड और ब्रिगेडियंस मतलब वो लोग रास्ते में है और जितना भी क्रॉप है ना उसको वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से इसी के कारण पीजेंट्स जो थे वो लोग डर गए और उन पे इन लोगों ने, जो उन लोगों का काफिला था, जो मैनोर लोग का जो काफिला था उस पे इन लोगों ने हमला कर दिया। वहां से बहुत सारा मतलब धान लूट लिया और उसको ला के यहाँ पे अपने घर पे रख दिए। उसी के कारण लुईस 16 को क्या करना पड़ा, नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ा। किस हमले के बाद, किस घटना के बाद, 14 जुलाई के घटना के बाद, और यहीं से शुरू होती है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो वहां से अब लुईस एसबीआई को तो मानना पड़ा, नहीं तो उनको भी पता चल गया था कि अब फ्रांस के लोग हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो उनको ये बात माननी पड़ी। और उसके बाद क्या होता है, उस रात यानी कि 4 अगस्त 1789 को असेंबली एक डिग्री ऑर्गेनाइजिंग फाइनल करती है। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट और सब लिखा रहता है, जिसमें मेंबर्स ऑफ जो कलर्जी, यानी कि कलर्जी के मेंबर को ये था कि आपको कुछ जन्म से अधिकार मिल रहे हैं, आप टैक्स नहीं पे कीजिएगा। तो इसमें क्या हुआ, कलर्जी को भी बोला गया कि आप अपना सब जितना भी जन्म सिद्ध अधिकार है वो छोड़िए। और थीथ कहाँ पे लगता था, चर्च जो टैक्स लगाता था उसको थीथ बोला जाता था। उस थीथ
टेक्स्ट को भी खत्म किया गया, और जो लैंड था जो कि चर्च के द्वारा ऑक्युपाई किया गया था उसको वहां से हटाया गया। और ऐसे करते करते तकरीबन कितना पैसा इकट्ठा हो गया, 2 बिलियन लीबर्स। लीबर करेंसी है फ्रांस की, पहले ही पढ़े थे। अब वहां से होता क्या है, वहां पे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च हो जाता है, मोनार्की हो जाता है, ठीक है, मतलब कि अब उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। और नेशनल असेंबली अपना ड्राफ्ट कब खत्म किया था, 1791 में। कई कई बार एग्जाम में पूछ देता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा आंसर एग्जाम में लिख के आइएगा, नाम मत डुबाइएगा। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च, ठीक है। वो लोग ऐसा नहीं समझते थे कि अब पूरा राज्य का एक ही आदमी के हाथ में पावर होगा। और उस टाइम पे हुआ क्या, गवर्नमेंट को 3 भाग में बांट दिया गया। पहला लेजिस्लेचर, देखो मानो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट और 3 भागों में बांट दिया गया। पहला लेजिस्लेचर, तीसरा जुडिशरी, और दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी, ऐसे 3 भागों में बांट दिया गया। और यही फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का ना, उसमें ना क्या थे ना, मतलब कुछ मतलब इथी भी थे, कुछ बुराई भी थे। उसमें बुराई क्या थी, मतलब मैं बुराई अभी इसमें बुराई नहीं बताया नहीं, लेकिन मैं उसके उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था क्या, और इसी बुराई के कारण ना आगे एक और रिवॉल्यूशन होगा जो इसमें अंदर बुराई है। और वो रिवॉल्यूशन आएंगे वुमेन्स, ठीक है। तो होता क्या है उस टाइम पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होता है कि केवल 25 साल से ऊपर के लोग और जो टैक्स पे करते होंगे 3 दिन के लेबर के हिसाब से, ठीक है ना, मतलब 3 दिन का जो लेबरर का वेज पे करता होगा उसी को एक्टिव सिटीजन माना जाएगा। और उन्हीं को केवल अधिकार है वोट देने का, यानी एक्टिव सिटीजन को ही है अधिकार है वोट देने का, और पैसिव सिटीजन को अधिकार नहीं है वोट देने का। और जो लोग 3 दिन लेवलर वेज नहीं पे करते थे उनको पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा जाता था। बिलो 25 ईयर्स को भी पैसिव सिटीजन, और वुमेन तो पैसिव सिटीजन में थी ही। अब ये हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो था, वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किससे स्टार्ट होता है, प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है, वैसे इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट होता था। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। अब ये क्या होता है, तो राइट जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब हमको कुछ भी बोलने का आज़ादी हो, हमको अपना बात रखने का आज़ादी हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सबको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन बोला जाता है, मैन एंड सिटीजन। अब यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स दिख रहे होंगे, जैसे ये आँख, ये दोपड़िया, ये जंजीरें, जंजीर ही बोलते हैं ना इसको, ठीक है। आप बता, अब इनका मतलब भी कुछ है। तो अब इनका मतलब क्या है, यहाँ पे टोपी भी दिख रहा है। तो इनका मतलब ये है, ये जो ब्रोकन चेन है ना, जो ये महिला हाथ में ली हुई है, तो इसका मतलब है कि स्लेव्स के लिए, यानी कि ब्रोकन चेन किसको रिप्रेजेंट करता है, आप अगर मानते हो ना। अभी मूवी आप देखते होगे तो उसमें दिखाता है कि अगर को आ, मतलब जैसे पुराने जमाने में होता था कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता था ना, तो उसमें बेड़ियां बांधी जाती थी। तो वहीं जब बेड़ियां टूटती हैं तो किस तरह लोग आजाद हो जाता है, तो उसी तरह अगर बेड़ियां टूटने का मतलब है यानी कि वो आदमी फ्री है। और ये बंडल ऑफ रूट्स और फेस दिया, यानी कि एक कहानी भी थी कि एक पिता था, अपने 4 बेटे थे, हमेशा लड़ते रहते थे। तो एक एक को एक एक लकड़ी देता है, इसको तोड़ो, तो एक बार में तो सब टूट जाती है, लेकिन वही बोला कि चारों को एक साथ दे दिया और बोला कि चारों लकड़ी को एक साथ तोड़ो, तो वो कोई कोई नहीं उसको तोड़ पाया। तो वहीं से सीख मिली, एकता में बल है। तो वही बात यहाँ पे भी है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। और उसके बाद से आया है द आई विद इन अ ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब ये है, हाँ, इसका मतलब ये है कि जो ये आई है ना, जो देखता हुआ आई है, ये नॉलेज के लिए स्टैंड करता है, किसके लिए, नॉलेज के लिए। और ये जो एक्सपेक्टर है, ये सिंबल रॉयल पावर, यानी कि अगर ये किसी के पास है तो इसका मतलब वो रॉयल पावर है। स्नैक बाइटिंग इट्स टेल, यानी कि एक सिंबल रिंग की तरह बन गया है ना, ठीक है, वही है। ये करता है इटर्निटी के लिए, ठीक है।
जो कि ना ही कभी खत्म हो, मतलब देख रहे हो इस तरह गोल हो गया है ये, इसी के मुंह में घूमते हुए चला जा रहा है। इसका ना ही तो कोई अंत है और ना ही तो कोई शुरुआत है, इटर्निटी के लिए होता है। अब ये वाला जो होता है ये उनके लिए हुआ था, मतलब कि जो कि स्लेव के द्वारा पहना जाता था उनको फ्री करने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि ये लिबर्टी के लिए भी सिंबलाइज करता था। अब यहाँ पे दो दो वुमेन थी, अरे एक ये वुमेन थी और एक ये वुमेन थी जो कि परी की तरह थी, मतलब कि अरे यार, और एक जो थी वो एक महिला थी, ठीक है ना। तो जो ये ब्लू व्हाइट रेड वाली है ये नेशनल कलर है फ्रांस का। नेशनल कलर कौन सा है फ्रांस का? ब्लू व्हाइट रेड। और ये जो विंग मैकेनिक है ये पर्सनिफिकेशन है लॉ की। और ये जो लॉ टेबलेट है इसका मतलब है कि हर एक आदमी लॉ की आंखों में बराबर हो, फिर चाहे कोई वो अभिनेता हो, नेता हो, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई लॉ के आंखों में सेम है। अब तीसरा टॉपिक जो है हमारा वो है फ्रांस अबोलाइजेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब होता क्या है कि सिचुएशन जा तो फ्रांस में बहुत बहुत दिक्कत होते जा रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या था कि लुइस एक्सपीआई यानी लुइस 16 कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिए थे, लेकिन अब नहीं, अंदर अंदर इनको भी तो दुख हो रहा होगा कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये किंग ऑफ पुर्शिया के साथ निगोशिएशंस में उतर गए थे, और जिसके कारण जो रूलर थे अदर कंट्रीज के वो भी बहुत चिंतित हो रहे थे कि ये क्या हो गया। तो होता क्या है कि नेशनल असेंबली जो थी वो अप्रैल 1792 में वोट करती है। अब वोट किस लिए करती है? तो वोट इसलिए करती है कि पुर्सिया और ऑस्ट्रेलिया में वार लड़ा जाए, ठीक है। तो वोट करती है तो पुर्सिया और ऑस्ट्रेलिया में वार होता है, और इसी समय होता क्या है, जो थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स थे उनको बोला जाता है कि आप अपना पद छोड़िए, गद्दी छोड़िए, जाइए युद्ध लड़ने। वो सब लोग चला गया युद्ध लड़ने, ठीक है। और उस समय पे एक चीज यहाँ पे मतलब नेशनल एंथम अगर फ्रांस का हिस्ट्री पूछ देगा, एक्सप्लेन दी हिस्ट्री ऑफ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, तो उसी समय एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया जाता था, जिसका नाम है मार्लिश, जो कि रॉबर्ट डी एल इजले के द्वारा लिखा गया था। और ये फर्स्ट बार मार्शल्स के द्वारा गाया गया था जो कि पेरिस पहुंचे थे, और इसी से इसका नाम जो था उसको मार्जिल रखा गया। और ये अभी नेशनल एंथम है फ्रांस का। अब जब जब रिवॉल्यूशन हुआ है तब तक दो लॉसेस हुआ है, इकोनॉमिक भी लॉसेस होता है और साइकोलॉजिकली भी लॉसेस होता है, फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली। तो यहाँ पे क्या हुआ था, लॉसेस लाया और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लाया पीपल के लिए, ठीक है। अब मतलब इधर तो मेन लड़ रहे थे लेकिन इधर ह्यूमन को भी बहुत कष्ट हो रहा था। अब इस समय जब सब इधर उधर लड़ाई चल रहा था तो उस समय पॉलिटिकल क्लब्स बने थे, मतलब जैसे आज भी क्लब्स हैं तो उस समय पॉलिटिकल क्लब्स बने थे। अब ये पॉलिटिकल क्लब्स किस लिए बने थे? तो पॉलिटिकल क्लब्स बने थे, जैसे मान लो किसी मतलब किसी मतलब हमारे यहाँ जैसे राजा की, मतलब राजा ने कोई लॉ लाया कि कल से जो भी पढ़ाई करेगा उसको एक नंबर हम फ्री में देंगे। तो ऐसे तो पढ़ाई करने से नंबर, मतलब ऐसे मान लो जैसे कि अब से जो भी पेड़ लगाएगा उसको हम बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा 100 नंबर दे देंगे। तो अगर ऐसा कोई लॉ लगाया तो लोग जाएंगे और पॉलिटिकल क्लब एक बना होगा, उसमें लोग जाके इसको डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पे पॉलिटिकल क्लब के लिए एक अच्छा मौका था। और जो इसमें से सक्सेसफुल क्लब था ना, सबसे सक्सेसफुल जो आदमी बना दिया था इस क्लब को, उसका नाम था, और जो क्लब था वो था जैकोबिन्स। क्या नाम था उसका? जैकोबिन्स। अभी जैकोबिन्स नाम के पीछे भी एक कहानी है। तो ये नाम कहाँ से उसको मिला था? तो ये नाम उसको मिला था, एक फॉर्मर कॉन्वेंट थे एसटी जैकोब पेरिस में, ठीक है। वही वहीं से इसको नाम मिला था। अब इसमें क्या होता है, वुमेन यानी कि महिलाएं भी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, और वो भी अपना, उनका भी एक क्लब होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे। अब इसमें मेंबर्स जो थे, इस पॉलिटिकल क्लब में सबसे सक्सेसफुल क्लब कौन सा था? जैकोबिन्स। नाम कहाँ से हासिल किया? फॉर्मर कॉन्वेंट एसटी जैकोब जो कि पेरिस में थे।
अब उस समय होता क्या है कि जैकोबिन क्लब जो थे मेंबर थे जो जैकोबिन क्लब के, वो किसी चीज के तो मेंबर होंगे, मान लो अमीर होंगे गरीब होंगे, तो उसके जो मेंबर थे वो थे लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब गरीब से आते थे। ठीक है, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर, छोटे दुकानदार, मोची, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर। इनका जो लीडर था, हर एक को लीडर चाहिए होता है, उसी तरह इनका भी लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबespierre। ठीक है, अब इसमें क्या करते थे कि बहुत सारे जो लोग होते थे ना, वो लॉन्ग स्ट्रिप सैंड कॉटलेस पहना करते थे। अब ये सैंड कॉटलेस क्या होता है, तो सैंड कॉटलेस लिटरली ऐसा मान के चल सकते हैं कि लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, मतलब लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स होते थे, ट्राउजर्स लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, जो कि डॉक वर्कर्स के द्वारा पहने जाते थे। ठीक है, और लिटरली इसका मीनिंग होता है दोज विदाउट नी ब्रांचेस। ठीक है, डॉक वर्कर के द्वारा पहने जाते थे, और इनके साथ एक रेड कैप भी पहना जाता था। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दिया है एज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग टू एंड द पावर वाइडल्ड बाय द वियर्स ऑफ न्यू वेपर। इनको बोले थे ना सैंस कॉटलस के नाम से जाना जाता था, यानी दोज विदाउट नी ब्रांचेस, और रेड कैप भी पहना करते थे जो कि लिबर्टी को दर्शाता है। देख रहे हो ना, हम हमने उधर ही पढ़ाया था, रेड कैप जो कि लिबर्टी को दर्शाता है। और ये लोग क्यों पहनते थे, ताकि पावर को एंड करो। ठीक है, प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर। ठीक है, अब हुआ क्या, वुमेन को ये सब पहनने का अधिकार नहीं था। अब होता क्या है, 1792 के समर में जैकोबिन्स क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्ट हाँ इंसिक्योरेशन मतलब बनाते हैं। और उस टाइम पे क्या करते हैं, अब ये लोग क्यों बनाते हैं, तो होता क्या है, उस टाइम पे पहले ही से हालत बहुत खराब चल रहे थे, फिर इधर भी वॉर हो गया, तो हुआ उस टाइम पे क्या, फिर से प्राइसेस बढ़ गए। ठीक है, तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 1792, कितने अगस्त को, अगस्त 10 1792, ये लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, प्लेस ऑफ तुर्लिस के। ये डेट याद रखना, डेट्स बहुत जरूरी है। 10 अगस्त, सॉरी वो पेन जरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। 17 अगस्त 1792 को ये लोग पहुंच जाते हैं पैलेस ऑफ तुर्लिस, और वहां पे किंग पे हमला कर देते हैं, और कुछ देरों के लिए उनको बंदी भी बना लेते हैं, और राजा बन जाते हैं। उसके बाद से असेंबली वोट करता है कि राजा को छोड़ो, और इसी दिन के बाद से जितने भी मेन थे 21 ईयर्स के, मतलब उनके पास पैसा है चाहे नहीं है, लेकिन उनको वोट करने का अधिकार मिल गया। और जो नया इलेक्टेड असेंबली था उसको कन्वेंशन बोला गया। और 31 सितंबर 1792 को फ्रांस से मोनार्ची हटाया गया, और वहां पे रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म किया गया। रिपब्लिक ऐसा गवर्नमेंट जहां पे एक मुखिया होगा, और बाकी सब लोग जो कि उसको इलेक्ट कर, मतलब कि जैसे आज के उस टाइम पे है ना, जैसे हम लोग पीएम को इलेक्ट करते हैं तो लोग ही ना इलेक्ट करते हैं, तो उसी तरह लोग इलेक्ट करेंगे उनको। अब वहां पे कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा है तो राजा ही बनेगा। ठीक है ना, राजा का बेटा राजकुमार हुआ तो राजकुमार ही आगे चल के राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद से लुइस 16 को मरने के लिए भेज दिया गया कोर्ट के द्वारा, चार्ज ऑफ ट्रेजन में। ठीक है, अब ट्रेजन क्या होता है, तो एक ट्रायल होता है कंट्री और गवर्नमेंट का, और 21 जनवरी 1793 को उनको पब्लिकली पैलेस डीला कॉन्टिकल में किया गया। और क्वीन मारिया एंटोनेट के साथ भी सेम ऐसा ही किया गया, लेकिन उनके साथ थोड़ा देर बाद किया गया, थोड़ा दिन बाद किया गया। अब कुछ लोग होते हैं ना कि नया नया आता है तो कुछ होता है। ठीक है ना, और कुछ लोग मतलब आते ही इतना ना मतलब इथी करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा लगता है जैसे वो पूरा सिस्टम को सुधार देंगे, सिस्टम ही पूरा वो बदल के रख देंगे, ऐसा उन लोगों को लगता है। लेकिन सिस्टम बिगड़ता नहीं, बदलता नहीं है, और खराब हो जाता है। भले ही लोग उनको पसंद कर रहे हो तो क्या है, लेकिन लोग अंदर ही अंदर उनको कोसते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, वही हाल था मैक्सिमिलियन रॉबespierre का, उधर बहुत मदद किए। 1793
3 से 1794 के पीरियड को रीजन ऑफ टेरर बोला जाता है। क्यों? तो इस समय रोबिस्पियर एक पॉलिसी को फॉलो करते थे जिसका नाम था सेवे कंट्रोल और पनिशमेंट। तो जिसको ये लोग रिपब्लिक का दुश्मन लगता था ना, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं, डायरेक्ट अरेस्ट किए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे। उसके बाद कुछ नहीं, डायरेक्ट अरेस्ट, जेल में डाल दिए जाते थे। उसके बाद उनको अगर कोर्ट गिल्टी डालती, मतलब अगर दोषी पाता था तो उनको गुलेटाइन पे भेज दिया। अभी गुलेटाइन क्या होता है? तो गुलेटाइन एक तरीके का डिवाइस होता है, मान लो जैसे ये हो गया इधर से, ठीक है, और वो बहुत सारे फिल्मों में दिखता है ना, बीच में सर रखा जाता है, यहाँ पे सर, और ऊपर से शायद एक ब्लेड जैसा होता है, समझे ना? ठीक है, और ये गुलेटाइन मतलब होता है ना, तो गुलेटाइन जो था एक डॉक्टर के नाम से रखा गया था, सोचो, जिसका नाम था डॉक्टर गुलेटाइन। अब रॉबिस्फियर इतना कड़क कड़क लॉज पास कर रहा था ना, जिसके कारण लोग का हालत खराब हो गया। मीट और ब्रेड को राशन कर दिया गया। पीजेंट्स को बोला जाता था कि जौन दाम पर हम बोल रहे हैं वही दाम पर ले जाके बेचो, तो वो अपना दाम नहीं लगाओ, इस आज ले जाके शहरों में बेचो, ठीक है। और जो यूज था व्हाइट फ्लोर का, आटा का, उसको बंद कर दिया गया। उसकी जगह पे लोग को बोला गया कि पूरा वीट का लोफ खाइए, यानी कि ब्रेड खाइए, ठीक है। इक्वालिटी को भी थोड़ा थोड़ा इथी करने लगा गया। चर्चेस को बदल के ऑफिस में बदल दिया गया। फाइनली उनका आतंक खत्म होता है और वो भी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड पाए जाते हैं, और जुलाई 1794 में उनको भी अरेस्ट करके गुलटाइन पे भेज दिया जाता है। देखो, सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेता हूँ मैं, रिवीजन कर देते हैं। बहुत स्थिति बिगड़ गई थी। किंग ऑफ पोर्सिया के साथ लुइस एक्सपीआई सीक्रेट नेगोशिएशंस में थे। होता क्या है, उसके बाद बढ़ते आते हैं। उसके बाद से अ, तो उधर वार चलने लगा किंग और पोर्शिया का। तो उस समय मतलब पॉलिटिकल, मतलब कि क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल क्लब एक अच्छा रैलिंग पॉइंट बन गया था लोगों के लिए डिस्कस करने के लिए, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उसमें से सबसे सक्सेसफुल था वो था जैकोबिन्स क्लब, जिसके मालिक थे जिसके नाम पर रखा गया था एसटी जैकोब। इसका मालिक था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर फ्रांस में आता है और इतना कड़क रूल अप्लाई करता है कि इसके दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं, जिसके कारण ये भी जुलाई 1974 में अरेस्ट किया जाता है और गुलेटाइन पे भेज दिया जाता है। अब जैसे ही एक सरकार गिरती है ना, तब दूसरा होता है, हाँ जल्दी 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 भागो 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 भागो। मतलब कि जैसे मैंने देखा होगा ना, जैसे कोई बड़ी कंपनी गिरी ना, मानो सालों से चल रही है, ठीक है, और अभी वो जाके गिर गई, तो लोग बोलेगा अरे भाई, अभी अच्छा मौका है, चलो कब्जा कर लेते हैं। तो वही हाल यहाँ पे हुआ। जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट गिरा ना, तो जो अमीर घर के लोग थे उनके पास अच्छा मौका आ गया कि पावर को हम लोग सीज कर लें। तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जो कि नॉन प्रॉपर्टी, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था उनके वोट को खत्म कर देता था, ठीक है। और ये इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए था। और उसके बाद से एक डाय, और इसी कशमकश में, ठीक है, यही कशमकश में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हो गया जो कि नॉन प्रोपोर्टेड सेक्शन का वोट कैंसिल कर देता था। इसी कशमकश में वो जब बोला जाता है ना कि दो भाई जब अपने में लड़े, कहावत भी था किसी तरह की, जब जब भाइयों में झगड़ा हुआ है तब तब पड़ोसी में दलार डाल दिए। तो वही हाल यहाँ पे भी हुआ। तो क्या हुआ कि इधर मिडिल क्लास था, फिर इधर ये था, क्या नाम था, कुछ और भी लोग थे। तो ये दोनों ही मतलब इधर आपस में बात कर रहे थे कि नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को अब इस तरह नहीं करना चाहिए। इसी में एक डायरेक्टरी का होता है और एक आदमी का जन्म होता है, जिसका जन्म नहीं होता है, मतलब उस टाइम वो उभर के आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। मिलिट्री डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्ट। उसी समय ये कुछ ऐसा करिश्मा कर देता है, और इसी से इसको मॉडर्नाइजर ऑफ फ्रांस भी बोला जाता है, किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को। अब बात करते हैं डिड ह्यूमन हैव अ रिवॉल्यूशन। आज टॉपिक खत्म हो जाएगा, डिड ह्यूमन हैव अ रिवॉल्यूशन। देखते हैं। अब डिड ह्यूमन हैव अ रिवॉल्यूशन में आपको ज्यादा कुछ वैसे पढ़ना नहीं है, बस ह्यूमन के रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। काम करते यही तक रहने देते हैं, ठीक है, इसको और करेंगे तो वो हो जाएगा। हाँ,
तो कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे डिड ह्यूमन हैव अ रिवोल्यूशन द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट तो है ही। तो इसी के साथ चलते हैं, और कोई भी गलती हुई तो क्षमा करें।